तो जय हिंद बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपके एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखिए पिछली जो इस सेशन से पहले क्लास हुई थी तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। तो आज जो है आपके पास हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया में कवर कर लेंगे या बाद में इसमें देख लेंगे, पर क्योंकि पूरा पॉलिटी पढ़ना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े बेसिक फीचर पता होने ज़रूरी हैं। सो दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग विद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल आसान भाषा में इसे समझ पाएँ और इसे याद रख पाएँ। तो देखिए, पहला आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है दैट इज़ कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। ठीक है, पहला आपके पास है जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो आपको पता है इंडिया जो है, जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, 3,82,000 राइट आपके पास स्क्वायर किलोमीटर है, और टू बी एग्जैक्ट 3,82,263 किलोमीटर्स राइट, 263 स्क्वायर किलोमीटर्स आपका एरिया है। तो इतने बड़े एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डेफिनेटली जो लॉ है वो थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास क्या है, जोग्राफिकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास विविधताओं का देश है, इट इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो आपको इतने डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं एथेनिसिटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पीपल, मतलब भाषा संबंधित जो लोग हैं, ठीक है, उनकी एथेनिसिटी अलग है, उनके मान्यताएं अलग हैं, कल्चर अलग हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट से तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये आपका साइज़ बढ़ गया कॉन्स्टिट्यूशन का भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स। सेकेंड थिंग इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, और किसके डिपेंडेंस के, मतलब आपके गुलामी के जो एक्सपीरियंस है, कॉलोनिज्म के जो एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, और हमारे पास जो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल जो हमारे क्या हैं आपके पैरामीटर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने अपने सिटीज़न को क्या देने के लिए, आपकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंफर्ट देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है। तो दैट्स वाई आपके पास जो साइज़ है वो बढ़ गया। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो देश है वो स्टेट्स में जो है डिवाइडेड है, और उनके लिए सबके लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अनलाइक अदर फेडरल कंट्रीज़। फेडरल कंट्रीज़ मतलब आपके पास एक यूनियन टाइप की गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जिसे आप लोग कई देशों में फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स होंगी। तो स्टेट्स की गवर्नमेंट को रूल करने के लिए उनके सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हैं, और एक अपने आप में एक सिंगल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इन इंडिया द प्रोविजन इज़ डिफरेंट। तो हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का जो है कैसे रन करेंगे उसका प्रोविज़न है। दैट्स वाई इस एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ बढ़ गया है। इसके अलावा क्या है, आपके पास डोमिनेंस है लीगल ल्यूमिनरीज की इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, तो किस तरीके से हुआ, आपके पास इलेक्शंस हुए 1946 के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो क्या हुआ, आपके जो 11 ब्रिटिश प्रोविंस थी वहाँ से इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आपके पास क्या हुआ, कैंडिडेट्स आए, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आए। तो जब ये आपके पास नॉमिनेट होके और सेलेक्ट होके मतलब इलेक्ट होके जब लोग आए, तो उनमें जो मेंबर्स आए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो कैसे थे, लीगल फेटर्निटी के थे, वो आपके पास कानून या विधि संबंधित उनका जो है बैकग्राउंड था। तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड कि जो ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन का साइज है वो बड़ा हो गया। तो लैंडियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इट इज़ लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट। अल्दो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने प्राउडली कहा है, गर्व से कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो है आपके पास हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के सारे संविधानों को, जितने बड़े देशों के संविधान हैं, जितने मान्य देशों के संविधान हैं, ठीक है, गणमान्य देशों के संविधान है, उनको ढंग से खंगालने के बाद हमारे देश का संविधान बना है, तब जाके जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और ऐसा भी बाबा साहब ने कहा था कि भले ही ये कॉपी है बट इट हैज़ बीन कॉपीड ब्यूटीफुली।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही कॉपी है बट इट हैज़ बीन कॉपीड ब्यूटीफुली। तो बहुत सारे देशों से हम लोगों ने जो है सोर्सेज लिए हैं, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हम अलग सिलेबस में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। इसके अलावा आपके पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपका यूके से हमने लिया है बहुत सारी चीज़ें। इस तरीके जर्मनी, फ्रांस, रशिया, है ना, यूएसएसआर, तो हम लोगों ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, तो बहुत सारे, साउथ अफ्रीका, तो इन देशों से हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेजरली कह सकते हैं पहले उनको रेफ़र किया और तब जाके हमने अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज है और उनके एक्सपीरियंसेस को इंडियन कंडीशंस के, इंडियन सॉइल के अकॉर्डिंग क्या करके आपके अमेंड करके जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट इज फोर्थ फीचर है आपके पास, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद यूनिटरी बायस, ठीक है, जिसकी बायसनेस किस तरफ है, यूनिटरी की तरफ है, मतलब आपके पास एकात्मकता की तरफ उसका जो है झुकाव है, और बल्कि आपके पास संघवाद का सिस्टम है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर रहा है, आपको देश को डिवाइड कर रहा है स्टेट्स की फॉर्म में भी, राइट, और स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग कर दी है और उनकी विधानसभाएं अलग कर दी है। सेंट्रल में पार्लियामेंट, देखिए सेंट्रल में आपके पास क्या, यूनियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस जो है लोकसभा, जो है लोकसभा जो पार्लियामेंट का डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, उसका एक पार्ट क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपके पास सेंट्रल की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट अपने आप में अलग है, उनके सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं, मतलब आपके पास अलग शेड्यूल 7 में उनको काम दे दिए गए हैं, शेड्यूल 7 में उनको काम दे दिए गए हैं कि जैसे आप आर्मी संभालोगे, बैंकिंग संभालोगे, है ना, आप लोग जो है फाइनेंस संभालोगे, आप लोग इनकम टैक्स संभालोगे, तो उनको काम डिवाइड कर दिए हैं। फॉरेन अफेयर्स आप संभालोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को काम दे दिए हैं, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को काम दे दिए हैं। क्या काम दे दिए हैं, पुलिस आप संभालोगे, लैंड आप संभालोगे, लॉ एंड ऑर्डर आप संभालोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम दे दिए हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो कॉन्क्यूरेंट हैं, मतलब आपके पास दोनों को उनके ऊपर काम करने की जो है अनुमति है, जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, जैसे आपके एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया, तो कॉन्क्रेंट लिस्ट के आइटम्स हैं। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट का डिवीजन है, तो नॉर्मल कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामों पे इंटरफेयर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि स्टेट्स की क्या है, अपनी विधानसभाएं हैं, अपनी विधानसभाएं होने के बावजूद उनके बाद उसके बाद क्या है, उनके बाद अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, ठीक है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका अपना राज्यपाल है, गवर्नर है, सेंटर में आपका प्रेसिडेंट है। बट देन ऑल्सो क्या है कि सेंटर को डोमिनेंस दी गई है, सेंट्रल को अथॉरिटी दी गई है कई मामलों में, जैसे इमरजेंसी लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, और इमरजेंसी के समय स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पावरलेस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अथॉरिटी किसको दी गई है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। जैसे गवर्नर है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पावर किसको दी गई है, आपके पास सेंट्रल को दी गई है, ठीक है। कई ऐसी पोस्ट है जिनमें आपका अपॉइंट तो स्टेट गवर्नर करता है, बट हटाने की जो पावर है वो किस पे है, आपके प्रेसिडेंट पे है। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, भले ही गवर्नर उनको अपॉइंट कर सकता है, बट हटाने की जो पावर है वो किसके पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। तो इसी तरीके से आपके पास जो क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावरफुल दिया गया है, और हर केस में क्या, इंटीग्रिटी और यूनिटी को ऊपर रखा गया है स्टेटहुड से, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन को ऊपर रखा गया है स्टेटहुड से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा है, यूनिटरी बायस है। क्यों, एक और चीज़ रीज़न बताता हूँ, एक और कारण समझाता हूँ आपको, होपफुली समझ में आएगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा बना, देखो अमेरिका में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके से था कि आपके पास छोटी छोटी ईंटें थी, दैट इज़ स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट ईंटें जो थी उन्होंने अपने आप में क्या करा, आपस में एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है क्या बनाएंगे, एक देश बनाएंगे, उस देश का नाम बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये आपके पास प्योर फेडरलिज्म का एक आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल देश है, पहले जो उसमें स्टेट्स थे उनको क्या कर दिया गया, जैसे आपके पास यहाँ स्टेट्स के प्रोविजंस थे, प्रिंसली स्टेट्स से मैप बना हुआ था, तो पहले उनको क्लीन किया गया, पहले उनको क्लीन कर दिया गया और उनको ऐसा बनाया गया बिल्कुल क्लीन एक कंट्री। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एक तरीके से एक प्लेन दीवार पे आप लोग डिज़ाइन बना देते हो ईंट का, वैसे ही हमारे यहाँ किया गया। एक्चुअल में सेपरेट ईंटें नहीं है, मतलब स्टेट्स अपने आप में सेपरेट नहीं है, वो सिर्फ डिज़ाइंड है ताकि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे। क्या रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे, आप लोगों को प्रशासनिक जो
कह सकते हैं कन्वीनियंस है वो आराम से बनी रहे। दैट्स वाई जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फेडरल सिस्टम दिया विद यूनिटरी बायसिंग। और अब कुछ फीचर्स हैं आपके पास फेडरेशन के, ठीक है, यानी कि जैसे फेडरेशन बोले तो कुछ स्टेट्स मिलकर जब एक देश बना रहे हैं, तो फेडरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपके पास है 2 गवर्नमेंट्स हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनकी अपनी विधानसभाएं हैं, उनके डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 में उनको पावर डिवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, ठीक है, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। ब्रिटेन यूनिटरी कंट्री है तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। इसके अलावा रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना आसान नहीं है अमेंड करना, संशोधन करना, आप उसमें ज़्यादा जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 368 में, जिसके बारे में बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा कैसा है, रिजिड है, ठीक है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविज़न है हमारे यहाँ, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। आपके पास क्या है, ये आपका पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट का एक हिस्सा क्या है आपका डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, और उस डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस यानी कि लोकसभा का छोटा सा हिस्सा कौन है, सरकार है। राज्यों में क्या है, विधानसभा है, और विधानसभा का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या है, सरकार है, ठीक है। बट जुडिशरी जो है इन दोनों से ही अलग है, तो सेपरेट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, राइट। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड मतलब आपके पास जैसे विधानसभाएं जो है, राज्यों की विधानसभाएं, जैसे यूपी की विधानसभा समझ लीजिए, यूपी की विधानसभा और चीफ मिनिस्टर, ठीक है, विधानसभा और सीएम का लेना देना नहीं है पार्लियामेंट से, किससे, पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना आपका चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना है, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। बट आपके पास जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। बोले तो पहले आपके पास लोअर जुडिशरी आएगी, है ना, लोअर जुडिशरी आएगी, फिर आपके पास हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास क्या है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। यूनिटरी फीचर में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इतना नहीं कि आप उसे अमेंड नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो बताया मैंने आपको, ठीक है, यूनिटरी फीचर है, ठीक है। फेडरल फीचर में क्या था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जुडिशरी क्या बताया मैंने आपको, इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मतलब आपके पहले लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही जो है, अंडर उसके गाइडलाइंस में आपकी लोअर जुडिशरी काम कर रही है, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशंस ऑल्सो। जैसे आपके नॉर्मल कंडीशंस में पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करती विधानसभाओं में, ठीक है, तो इमरजेंसी केस में कर सकती है। तो पर आपके पास जुडिशरी में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस ऑल्सो आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है इन द वर्किंग ऑफ द लोअर जुडिशरी, ठीक है। तो ये आपके पास किसका पार्ट है, आपके पास यूनिटरी फीचर का पार्ट है, जो देश को एक रूपमा बनाता है, जैसा मैंने अभी समझाया। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सिर्फ 3 ही आपकी सर्विसेज जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आपके पास यूनिटरी फीचर। कहने का मतलब है, ध्यान सुनिएगा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेन बाय द रिक्रूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अपॉइंटेड इन द स्टेट्स। तो ये कैसा काम करते हैं, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस जो बताया मैंने, इमरजेंसी प्रोविजंस में पावर जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्टेट गवर्नमेंट से इनफाइनाइटली लार्ज हो जाती है, तो उसका जो कह सकते हैं वो जो है वो अपने आप में किसका फीचर है, यूनिटरी फीचर है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्दो इट इज़ अ फेडरल सिस्टम, बट उसका जो बायसिंग है वो किस तरफ है, यूनिटरी की। इवन आपके पास यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट में और सीडीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर द वर्ड फेडरेशन हैज़ बीन यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड यूज़ करता है वो करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 ही आपके पास क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। आर्टिकल 1 ही जो है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, वो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, ये नहीं कहता कि इंडिया जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। नाउ कम टू नेक्स्ट, हम कह सकते हैं अलग अलग जो आपके पास लीगल एक्सपर्ट्स हैं और आपके पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है उसके फेडरल और यूनिटरी फीचर्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स स्टेटमेंट दिए हैं। जैसा कहा है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये शब्द कहा है फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इस तरीके से क्वासी फेडरल कहा है केसी वेयर ने,
क्वासी फेडरल कहा है केसी वेयर ने। इस तरीके से बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है मॉरिस जोन्स ने। कभी एग्जाम में स्टेट पीसीएस के एग्जाम से पूछ सकता है और आपके एपीएफसी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं। मॉरिस जोन्स ने कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है आपके पास ग्रैनविले ऑस्टिन ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रैनविले ऑस्टिन ने। और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है इवॉर जेनिंग्स ने। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है इवॉर जेनिंग्स ने। और इस तरीके से कई लोगों ने कहा है। अगला जो फीचर है वो आपके पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप पूरी वीडियो देखना, चैनल को आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। और आपको चाहे आता है नहीं आता है, आपको चैनल पे बने रहना है, आराम से समझते चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और याद रखना, सिर्फ 3 चीज़ों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलती है, नॉलेज से नहीं मिलती। 3 चीज़ों से मिलेगी। नॉलेज तो ज़रूरी है, बेसिक पार्ट है, ज़्यादातर लोगों में होगा। पर आपके पास क्या, पहला आपके पास पेशेंट लर्निंग होनी चाहिए। आप लोग जो है चाहे भली कुछ चीज़ आती हो, बट पेशेंट लर्निंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका परफेक्शन आएगा। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो आप जो है बार बार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तभी जाके आपके पास। और तीसरा डिसिप्लिन, अगर आप अपने टारगेट के लिए डिसिप्लिन है तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये 3 चीज़ें होंगी तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, तो मैक्स मार्क्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर लेना। मैक्स मार्क्स _APFC करके टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। व्हाट डू मीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसे आप लोग जो है वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हो। कौन सी है? वेस्टमिनिस्टर। कौन सी है? वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सी है बच्चों? वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जगह है ये, ठीक है, इस काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, तो वेस्टमिनिस्टर काइंड ऑफ गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान सुनना, आपके पास एक पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं? 2 हाउस हैं, ठीक है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस है। इसे आप लोग लोकसभा कहोगे और ऊपर वाले को कहोगे राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो कहेंगे हम उत्तराखंड से चुन के आए हैं, हम यूपी से चुन के आए हैं, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, हम एमपी से चुन के आए हैं, ये बोलेंगे। बट आपके पास लोकसभा को जो कैंडिडेट होगा वो ये नहीं बोलेगा स्टेट का नाम, वो बोलेगा आई एम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक टिहरी ऑफ उत्तराखंड। वो बोलेगा मैं बदायूं से चुन के आया हूँ, मैं पीलीभीत से चुन के आया हूँ, मैं मुंबई सिटी से चुन के आया हूँ, ठीक है। तो आपको बात समझने की है, जो कैंडिडेट है लोकसभा का वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आएगा। और आपको पता है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 250 मेंबर्स हैं, हो सकते हैं, और यहाँ पे कितने 550, राइट। 2 मेंबर्स जो आपके पास एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं वो अब नहीं है, राइट। तो अब ध्यान सुनना, जो लोकसभा है, लोकसभा में जो 50% से ज़्यादा 273 सीटें लाएगा, 550 का आधा, और आपके पास जो है सीटें लाएगा, अभी एट प्रेजेंट कितनी है? 543 है ना, 543 कैंडिडेट्स हैं। 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, तो 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट। पहले 552 होती थी, पर एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें होती, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज भारत में छूट गए थे, उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 मेंबर्स जो है आपके लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते थे, वो अब नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, लोकसभा जो है आपके पास, अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा का एक छोटा सा हिस्सा है सरकार, ठीक है, और सरकार के मंत्री, दैट इज नोन एज कैबिनेट, राइट। अब जो ये आपके पास गवर्नमेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस ओनली। तो वो लोगों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इन अ पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, आपके पास जो सरकार होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, किसके लिए आंसरेबल होती है? टू द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पहले पार्लियामेंट चुनोगे, और पार्लियामेंट से फिर जाके जो है जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी या ग्रुप ऑफ पार्टी मेजोरिटी में आएंगी वो सरकार बनाएंगे, और जो सरकार होगी वो जिम्मेदार होगी लोकसभा के लिए, दैट इज टू द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। इन ब्रिटेन इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, वहाँ पर भी भारत वाला सिस्टम चलता है, या कह लो भारत ने वहाँ से अडॉप्ट किया है। अगला है हमारे पास द सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए पार्लियामेंट की स्वतंत्रता जो है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट है, ये यूनाइटेड किंगडम से है। कहाँ से है ये?
यूनाइटेड किंगडम से है, ब्रिटेन से है। और जुडिशली सुप्रीमेसी मतलब आपका जुडिशरी सर्वोच्च है, ये कहाँ से है आपके पास, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी लॉ जब बनता है तो क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फॉर्मेशन हुई है वो फंडामेंटल राइट्स लोगों के, ठीक है, और लिबरल प्रिंसिपल्स इसकी अवधारणा पे हुई है। ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स के ऊपर बना हुआ देश है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बना हुआ देश है। जो वहाँ की सिविल वॉर थी वो मेनली इसी बैकग्राउंड पे स्टार्ट हुई थी, और जब वो देश बना था तो वो इसी तरीके से बना था। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कि आपके पास कंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स है, कौन, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे जो जुडिशरी है वो ये तय करती है कि आपके पास लोगों के जो हित हैं वो बरकरार हैं कि नहीं है। कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जिससे आपके पास लोगों की जो फ्रीडम है उस पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे इसी वजह से एक वर्ड यूज़ किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब लॉ के एक्शन को भी देखा जाता है कि लॉ के जो आउटपुट है, लॉ इम्प्लीमेंट करने के जो आउटपुट होंगे वो लोगों पे कैसे उसका असर होगा। बट इंडिया में क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। उसका अकॉर्डिंग ये है कि जो जब लॉ पास कराया गया तो ये देखा गया कि नहीं देखा गया कि जो लॉ है वो प्रॉपर चैनल से पास हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ पास कराते हुए कोई चैनल की गड़बड़ी की गई है। बात समझ में आ रही है। बट आपके पास अमेरिका में कैसा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। नाउ कम टू द पॉइंट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपका जो ब्रिटेन है वहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर बात चलती है। ठीक है, तो वहाँ पार्लियामेंट को जो है अपर हैंड है। ठीक है, पार्लियामेंट को कैसा अपर हैंड है, अपर हैंड है कहाँ, और ब्रिटेन में। और आपके पास यूएसए में किसको अपर हैंड है, जुडिशरी को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट फीचर आते ही ये फेडरलिज्म का है। ठीक है, ये आपके पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है। लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट से, और एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके पास जो गवर्नमेंट है इससे ये अलग है। कौन, जुडिशरी, इट इज़ सेपरेट। ठीक है, लेजिस्लेचर का एक सबसेट है आपके पास एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट का एक सबसेट है आपका एग्जीक्यूटिव, बट जुडिशरी इज सेपरेट। जुडिशरी इज सेपरेट, तो ये फेडरल फीचर हुआ। बट जुडिशरी हमारे यहाँ कैसी है, इंटीग्रेटेड है। लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है, और आपके पास इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो पार्लियामेंट की यानी कि सेंट्रल की, लेजिस्लेचर यानी कि आपके पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट्स की विधानसभाएं और उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है आपस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। बट आपके पास जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फंक्शन ऑफ फेडरलिज्म और इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज फंक्शन ऑफ यूनिटरी फीचर। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर है जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अगला है फंडामेंटल राइट। तो देखिए याद रखिएगा, आपके पास काफ़ी पहले ब्रिटेन में जो है आपके पास मैग्ना कार्टा इशू किया गया था। दुनिया में पहला जो है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट था जिसमें लोगों को अनाधिकृत रूप से, इलीगल रूप से अरेस्ट करने की क्या थी, मनाही थी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है ब्रिटेन, मैंने बताया इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स के लिए खड़ा उठा हुआ देश है। तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूएसए है, मैंने बताया आपको इंडिपेंडेंट राइट से उठा हुआ देश है। तो यूएसए ने जो है आपके पास क्या किया, अपने यहाँ बिल ऑफ राइट्स लाया। क्या लाया, बिल ऑफ राइट्स लाया, जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने है, उन्होंने, उनका बिल ऑफ राइट्स था, तो हम लोगों ने उनसे क्या किया, आपका बोरो किया है। तो बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने क्या किया है, बोरो किया है, राइट। तो हम लोगों ने बोरो किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगला होता है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 76th अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है। कब से ऐड हुआ है, 76th अमेंडमेंट, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है, लेदर का हाथ है, फिसल गया। 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये आपके पास क्या हो, 42nd अमेंडमेंट 1976 से आपका ऐड हुआ ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी देश में लगाई हुई थी तो उस समय इमरजेंसी का इवन कैबिनेट से नहीं पूछा गया था। अब तो खैर बाद में 78 में 44th अमेंडमेंट से ये कंपलसरी कर दिया कि आपको कैबिनेट से पूछना आवश्यक है। बिना कैबिनेट से पूछे आप लोग जो हैं उनकी अनुमति के बिना आप क्या नहीं लगा सकते, इमरजेंसी नहीं लगाओगे, राइट।
तो नाउ कम टू द पॉइंट, आपके पास जो फीचर है इमरजेंसी का, ये यूएसएसआर से लिया है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। कहाँ से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनाइट आपका जो सोवियत रशिया है, ठीक है, सोवियत रशिया जो था 1991 से पहले वाला, ठीक है, हमने वहाँ से ये बोरो किया है, ठीक है। तो सोवियत सोशलिस्ट रशिया जो था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, तो वहाँ से हम लोगों ने ये बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। आज की डेट में 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, पहले 10 होती थी, क्योंकि हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ना है तो मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड है बाय द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने उसके उस समय नहीं बताया, क्योंकि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल आएगा पॉइंट आएगा तब मैं समझाऊंगा, ये मैंने डिसाइड किया था। तो आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है बाय जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और आप लोग जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। हालांकि हाई कोर्ट जो है लीगल राइट्स के वायलेशन के केस में भी जो है आप वहाँ जा सकते हैं, रिट इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जो है कह सकते हैं एप्लीकेबल है। नाउ कम टू द पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, आपके पास गार्जियन है, राइट, और गारंटर है आपके फंडामेंटल राइट्स का। तो यानी कि ये जुडिशली आपको गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एक तरीके से गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस इस तरीके से हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया, वैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे आपके पास मिनिमम वेज देना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, मिनिमम वेज एश्योर करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रोकना, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रोकना, उनके मादक पदार्थों के सेवन को रोकना। जैसे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, किसी एक आदमी के हाथ में ही सब चीज़ें बनाने के अधिकार ना चले जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना। मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरीके से गवर्नमेंट को क्या है, पॉजिटिव गाइडलाइंस हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव है इन नेचर, कि वो सरकार को रोकते हैं किसी के अधिकारों को छीनने से, वो ऐसा लॉ ना बनाए कि अधिकार छीन जाए। तो वैसे आपके पास जो आपके क्या है फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है, नेगेटिव नेचर है, वैसे डीपीएसपीज जो है वो आपके पॉजिटिव नेचर है, सरकार को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। और ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनमें से कौन कौन जो है फंडामेंटल इन गवर्नेंस हैं, बोथ आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। और मिनर्वा मिल्स केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे पक्का किया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन दोनों के बैलेंस के बीच में ही जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फाउंड हुआ है, राइट। तो ये बात समझने की है डीपीएसपीस के बारे में। अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेक्युलर स्टेट का प्रोविजन देता है। और ये आपके पास सेकुलरिज्म जो है प्रियम्बल में आपका जो पहला पन्ना है उसमें ऐड नहीं था, बाद में आपका जो है ये आपका वर्ड यूज ऐड किया गया इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, 1976 से ये आपका ऐड किया गया, 1976 में ये ऐड किया गया था, पहले नहीं था। और हमारा जो सेकुलरिज्म है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। जैसे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है, आपके पास स्टेट जो है वो फ्री है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलीजन, बट हमारे यहाँ क्या है, इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन पे फोकस है। किस पे फोकस है, इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स पे हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमारे यहाँ क्या है, सबको लीगली, जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है उसको लीगल राइट है कि आप जो है क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वो उसे वोटिंग का राइट है, उसे वोटिंग का राइट है, राइट। तो आपके पास द वोटिंग एज जो है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने एक उसको क्या दे दिया, आपको एक राइट दे दिया कि वो जो है वोटिंग कर सकता है। पहले ये 21 साल था, बट 1989 में 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988 से इसे 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। और आपके पास अब वोटिंग एज जो हो गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वोट कर सकता है जिसकी उम्र जो है 21 वर्ष पहले थी, अब 18 वर्ष से ऊपर है, राइट। तो 61st अमेंडमेंट 1988 से, उसके बाद 89 में उसे एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, तो आपके पास एज कितनी हो गई, अब 18 साल हो गई है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो हम लोग जो है, पहली बात तो हम लोग अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप स्टेट की और सेंटर की बिलीव नहीं करते,
ठीक है, आप लोग सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के नागरिक हैं और भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप लोगों के देश में जो है, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खा के आप नागरिकता ले रखी है आपने, ठीक है, तो आप अगर किसी और देश की नागरिकता लेने की प्रयास करेंगे और नागरिकता आप लेंगे तो आपकी भारत की जो सिटीजनशिप है वो खुद में खुद छिन जाएगी। राइट, तो हम लोग दोनों तरीके से जो है ड्यूअल सिटीजनशिप के अगेंस्ट है। राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में कहा है। जैसे आपके पास इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हालांकि कॉम्प्ट्रोलर का मतलब अकाउंटेंट होता है, बट हमारा जो CAG है, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर साल रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, आती है आपकी ना। तो CAG प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है और प्रेसिडेंट किसको करता है, पार्लियामेंट के हाउस पे रखता है, याद रखिएगा। तो CAG की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट के हाउस में आती है तो उसके ऊपर चर्चा होती है कि सरकार ने कहीं गलत खर्च तो नहीं किए। तो ये सिर्फ काम अब ऑडिट का करता है, अब ये कॉम्प्ट्रोलर का काम नहीं करता। कॉम्प्ट्रोलर मतलब अकाउंटेंट काम नहीं करता। इस तरीके से हमारे यहाँ जो है अटॉर्नी जनरल की अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपके अटॉर्नी जनरल की बॉडी है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, हालांकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। राइट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाई हैं, ठीक है, जो बाद में हम लोगों ने और बॉडीज़ भी उसमें ऐड करी हैं। राइट, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हमारे यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं। पहली आपके पास है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी 360 में। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, याद रखिएगा, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब अंग्रेज देश को चलाते थे तो वो समय समय पे कानून लाते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, ठीक है, 1935 लाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया, तो उसमें भी इमरजेंसी का क्या था, प्रावधान था। और याद रखिएगा, आपके इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है, आपके मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है। हालांकि कुछ आर्टिकल 20 और 21 वाले, हालांकि वो डिटेल में पढ़ेंगे, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वो फिर भी एवरग्रीन है। तो ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। तो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर देश में हो जाए और आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन अगर देश में हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन अगर देश में हो जाए तो आपके पास क्या 352 लग जाएगा। 356 किसके अंतर्गत, स्टेट इमरजेंसी, अगर स्टेट मशीनरी ढंग से नहीं चल पा रही है, ठीक है, तो आपके पास प्रेसिडेंट जो है स्टेट इमरजेंसी लगाएगा और प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्नर जो है राज्य का प्रशासन देखेगा। अगर देश में वित्तीय कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। आपके जो हैं पे, सैलरीज, ठीक है, पेंशन्स, इन सबको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिडक्शन कर सकते हैं, ताकि देश में जो है वित्तीय दिक्कतें ना आए। अगला है 3 टियर गवर्नमेंट। जब का संविधान बना तो सिर्फ हमारे देश में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 टाइप की गवर्नमेंट थी। बट क्या हुआ, बाद में 73rd अमेंडमेंट 1992 और 74th अमेंडमेंट से, मतलब 73वें और 74वां संविधान संशोधन से आपके पास क्या डाल दी गई, 2 टाइप की गवर्नमेंट डाल दी गई है। एक थी आपके पास पंचायत वाली, ठीक है, और आपके पास नगरों के लिए म्यूनसिपल, ठीक है, और इनको काम दे दिए गए हैं और इलेक्शंस करवाने के लिए बोल दिया है कि हर 5 साल में आपको रेगुलर इलेक्शंस करवाने हैं। राइट, तो आपके पास अब 3 टियर गवर्नमेंट है, ताकि आपका मोर एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो इन द गवर्नेंस, तो लोगों का सक्रिय रूप में जो है लोकतंत्र में क्या हो, आपकी हिस्सेदारी हो। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं, वो पहले भी होती थी, पर उनको मैनेजमेंट के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 2011 में मैनेजमेंट के लिए 2011 में जो है 97th अमेंडमेंट से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट के लिए प्रोविजंस डाले गए हैं। तो पहला आपके पास है कि आपके पास ये राइट बना दिया गया है आर्टिकल 19 में, टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट है। दूसरा आपके पास आर्टिकल 43B में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया है कि आपके पास प्रमोशन करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का।
इसके बाद आपके पास पार्ट 9th बी ऐड कर दिया गया है। पार्ट 9th आपके पास ग्राम पंचायत और कह सकते हो रूरल जो आपके पास कह सकते थर्ड टीयर गवर्नमेंट जो है आपके पास लोकल बॉडीज जो हैं, ठीक है, पंचायत जिन्हें आप लोग कहते हैं, उनके लिए होती है। और पार्ट 9 है किसके लिए? आपके पास अर्बन बॉडीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़। और आपका पार्ट 9 भी किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो इसका टाइटल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल हो गया 243 ZH से आर्टिकल 243 ZT, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पास नॉर्मली पूछ सकता है इन द यूपीएससी कि आपके पास जो आपका 97th अमेंडमेंट है उनमें उसने जो है इनमें से कौन कौन से चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो इतने सारे प्रोविजंस से रिलेटेड है, तो हम लोग जो है डिटेल में ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो गई है, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी, आप लोगों को बैचेस में बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।